गुड इवनिंग सभी को। तो हमारी मैडम जो है वो आ चुकी हैं, है ना। तो प्लीज जो बच्चे जो है वो मतलब जो हमारे डीफ एंड डम बच्चे हैं, कोई इशू है? हाँ, जो हमारे डीफ एंड डम बच्चे हैं, है ना, प्लीज वो लोग ना एक बार कंफर्म जरूर कर दो बेटा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर आप लोग जो है मतलब मैम की हेल्प कितनी आप लोगों तक मिल रही है ना। उस चीज को कंफर्म करोगे तब तो मैम कुछ इम्प्रोवाइज करेगी, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग ना इस चीज में मदद कर दो कि जो मैडम की हेल्प लेकर पढ़ाई कर रहे हैं ना, उन बच्चों को कितना ज्यादा उस चीज से लाभ हो रहा है वो एक बार कंफर्म कर दो, ठीक है। बाकी तो हम लिखा ही रहे हैं, है ना। देख के आप लोग नोट्स बना ही रहे हो, लेकिन उस चीज को समझ में भी आना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, ठीक। तो एक बार कंफर्म जरूर करो कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो मैम के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं, है ना, वैसे तो आगे चल के हम ना इसको ओपन करेंगे लिंक को, जिससे आप लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है परेशानी, मतलब सॉरी, परेशानी ना हो लिंक को ढूंढने के लिए, है ना। या फिर आपको पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में जाकर उसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके लिए भी हम वैसा प्रयास कर रहे हैं। पर हम ये सोच रहे हैं ना कि ऑनलाइन आओ, है ना। ऑनलाइन आओ मतलब ऑनलाइन इन द सेंस कि 6 से 8 घंटे की, मतलब 6 से 8 2 घंटे आप लोग क्लास में जरूर दो। उससे क्या होता है ना, जैसे आप लोगों को कोई एट अ टाइम आपको उस समय पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, है ना। या ऐसा कुछ एकदम सा डाउट हो रहा है तो आप एट अ टाइम पूछ सकते हो। मतलब बहुत सारे फायदे हैं क्लास में रहकर पढ़ना और बाद में पढ़ना, क्योंकि देखो हम जब पढ़ रहे हैं अभी पर्टिकुलर एक टॉपिक ले लो, है ना, एक टॉपिक ले लो, उस टॉपिक को मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक। अब आप उसको एकदम से 100 दिन बाद पूछोगे तो दिक्कत होता है ना। उसको 2-3 दिन के अंदर या फिर अभी पूछ लो तो वो चीज आपको भी अच्छे से क्लियर रहेगी और हम लोगों को भी, ठीक। तो वो चीजें बनाओ आप लोग, ठीक है। ऑनलाइन आओ, भले बाद में देखो, अपने सहूलियत के बाद में देखो। वो चीज ऐसा है कि अगर किसी का कोई चीज छूट रहा है या कोई नोट्स बनाने में छूट रहा है तो आप बाद में देख के उसको लिख सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन ऑनलाइन रहकर उस चीज का फायदा जरूर उठाओ। आप लोग उस चीज को बिल्कुल नहीं समझ रहे हो कि हाँ भाई हम लोगों के लिए ये चीज तो है ना। अब ज्यादा लेक्चर नहीं देती, आप लोग बड़े बच्चे हो, इतना मेरे को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट ठीक है, आप लोग अपना देख रहे हो तो देखो भाई अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलो आज हम पढ़ते हैं। वैसे द्रौपदी का मैसेज आया था मुझे, बाकी लोग तो एकदम सो रहे हैं। द्रौपदी का मैसेज आया था कि फिलहाल हम ज्योग्राफी जो है वो कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट वीक में या तो इंग्लिश स्टार्ट करते या तो सीजी स्टार्ट करते, राइट द्रौपदी, है ना। तो अभी कितने बच्चे, मेरी वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम मृदा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? मृदा, भारतीय मृदा या भारत में पाए जाने वाली मिट्टी या मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे भारत की मृदा कैसे है, उसको कैसे डिवाइड किया गया अलग अलग रूपों में, है ना। अलग अलग जो है कलर है, कलर के अकॉर्डिंग उसमें जो है वो पदार्थ या तत्व पाए जा रहे हैं और उसी तत्व के अकॉर्डिंग जो है हमारी फसलें डिपेंड है। क्या मृदा अगर मान लो जाए, मैं जो छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहा जा रहा है वही धान मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ क्या कश्मीर से? नहीं। क्यों? तो डिफरेंस क्या है? एक तो वहां का जलवायु उस चीज पे डिपेंड करता है, दूसरा वहां की मृदा उस पे डिपेंड करती है ना। पेड़ पौधों को या हमारी फसलों को उगाने में सबसे ज्यादा जो है वो कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी कारक डिपेंड करती है? वहां की जलवायु और वहां की मृदा, है ना। तो मृदा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो हमारे पास फसलें अच्छी नहीं होंगी, है ना। तो हर एक मृदा अपने अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक। क्यों?
क्योंकि उसी महत्वपूर्ण स्थान के साथ ही वैसी हमको फसलें प्राप्त होगी, उन्हीं फसलों से हमारा आर्थिक जो है वो डिपेंड करता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो अब आते हैं भारतीय मृदा को बांटा कैसे गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारतीय मृदाओं का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण मतलब ऑन द साइंटिस्ट, मतलब साइंस के हिसाब से कैसे उसको डिवाइड किया गया है ना, तो उसको डिवाइड करने वाला जो वैज्ञानिक है वो 2 आदमी हैं। ठीक है, और वो 2 आदमी कौन कौन से हैं? एक का नाम है वोयलकर, ठीक है, सन आएगा आपका, पहले समझ लो फिर मैं इस चीज को लिखाऊंगी। ठीक है, तो भारतीय वैज्ञानिक वर्गीकरण कैसे हुआ था मृदा का, कि नाम है वैज्ञानिक का वोयलकर, है ना, 1893 में, और दूसरे हैं लीदर जो कि 1898 में, है ना। तो 2 जो वैज्ञानिक वर्गीकरण हुआ था उन वैज्ञानिकों का नाम क्या है? वोयलकर। ठीक है, वोयलकर कौन से सन में किए थे? 1893 में, और लीदर 1898 में। 5 साल का डिफरेंस था। ये 2 आदमियों ने अपने भारतीय मृदा का वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण मीन्स लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, इस तरीके का वर्गीकरण। समझ में आ रहा है ना, जो हम पहले क्लास में पढ़े थे, लेकिन अभी मैं जो है आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ। ठीक, तो वायलेकर और लीदर ने किया था, इनके अनुसार भारतीय मृदाओं को 4 भागों में बांटा गया था। कितने में? 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में भारतीय मृदाओं को बांटा गया था। वो मृदा कौन कौन से थे? पहला है जलोढ़। जलोढ़ क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो पहले फिर बता दूंगी और टेंशन मत लो, पढ़ते तो हो नहीं, है ना। तो पहले कौन सा है? जलोढ़। ठीक है, दूसरा है रेगड़ या काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ठीक, पहला है जलोढ़ मृदा, ठीक, दूसरा है रेगड़ या काली मृदा, तीसरी है लाल मृदा, और चौथी है लेटेराइट मृदा। ठीक, तो इस तरीके से 4 समूहों में 2 वैज्ञानिकों ने बांटा था। समझ में आया? पहला कौन सा था? जलोढ़, दूसरा है रेगड़ या काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, और चौथा है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये कब की बात है? 1898 और 93 की बात है। आगे चलते हैं। अब आते हैं अखिल भारतीय मृदा, ये हमारे संस्थान का नाम है। अखिल भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण। ठीक है, नाम क्या है? अखिल भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण संगठन, भू उपयोग सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1956 में भारतीय मृदाओं को फिर से रिसर्च किया गया, और उसको कितने समूहों में बांटा गया? उसको बांटा गया 6 प्रमुख समूहों में। ठीक है, अब पहले क्या हुआ था? अखिल भारतीय, बोर मत होना, ध्यान से सुनो। ठीक है, अखिल भारतीय मृदा एवं भू सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1956 में भारतीय मृदाओं को वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद 1957 में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 1957 में राष्ट्रीय एटलस एवं, नाम क्या है? राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक, ठीक है, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक संगठन द्वारा भारत के मृदा को मानचित्र में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। मानचित्र मतलब समझ रहे हो? मैप, है ना। मानचित्र में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया, जिसमें भारतीय मृदाओं को 6 समूहों में बांटने का प्रयास किया गया। पहले जो फर्स्ट था वो कितना था? 4। अब जो हमारा भारतीय खुद का संगठन स्टार्ट किया था या खुद का सर्वेक्षण संस्थान स्थापित किया था, उसमें कितने भागों में बांटा गया?
6 भागों में बांटा गया, ठीक है। और इसके क्या थे, 11 उप समूह थे। समूह और उप समूह, समूह में जैसे जलोढ़ मृदा हो गई, उसकी उप समूह कौन सी हो गई, खादर और बांगर मृदा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आते हैं आगे। अब नेक्स्ट एक और संस्थान आई, ठीक है। वो कौन सी संस्थान थी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसने क्या किया, 1963 में भारत का मृदा का मानचित्र प्रकाशित किया, जिसमें मृदा को 7 समूहों में बांटा गया, ठीक है। कितने में, अब कितना आ गया, 7 समूहों में बांटा गया, ठीक है। तो समझ में आया ये चीज। पहले क्या थे, वैज्ञानिक क्या नाम था उनका, वॉयलकर, है ना। वॉयलकर 1893 और लीडर 1898 में 4 समूहों में बांटा, ठीक। फिर अपने अखिल भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण संगठन द्वारा 6 समूहों में बांटा गया। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 7 समूहों में बांटा गया, है ना, मृदा को। तो इस तरीके से अलग अलग सर्वेक्षण किए गए और उन मृदाओं को, भारतीय मृदाओं को डिवाइड किया गया, ठीक है। उन्हीं को ही हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब जो है आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हाल के वर्गीकरण में भारत की मृदाओं को 10 मृदा समूहों में विभाजित किया गया है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो कितना हो गया, टोटल 10 हो गया, जिसमें से कुछ आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये मृदा बनती कैसे है, किन किन चीजों से है, कार्बनिक, अकार्बनिक, हवा, है ना, और क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जल। कार्बनिक, अकार्बनिक, है ना, अकार्बनिक एवं खनिज पदार्थ मतलब मूल पदार्थ होगा, ठीक। फिर आएगा आपका कार्बनिक मृदा, फिर आएगा जल और हवा। इस तरीके से मृदा का जो है वो 4 तत्व से बनती है। कौन कौन सी, अकार्बनिक या खनिज पदार्थ, दूसरा है अकार्बनिक, दूसरा है कार्बनिक, तीसरा है हवा और चौथा है जल या वायु और जल, ठीक है। अब इन मृदाओं में इतना समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं रहती हूँ तो मैं आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ। ओके, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई बोर तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ समझो, है ना। तो मृदा किन किन चीजों से बनती है ये समझ में आ गया क्या, कौन कौन सी हो गई, कार्बनिक, अकार्बनिक, हवा और पानी से, ये हो गया। इसके अलावा जो मृदा का गठन कैसे होता है, बलुई या रेतीली, है ना, मतलब रेत मिक्स होता है। उसके अलावा दोमट या गाद वाली मिट्टी, आप लोग मतलब मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा जानते होंगे दोमट या गाद वाला, है ना। गाद मीन्स क्या होता है ये मुझे जरूर बताना आप लोग। फिर आता है चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी तो सभी लोग जानते हैं, है ना। चिकनी मिट्टी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, जिसको फेस पैक में भी यूज करते हैं। चिकनी मिट्टी जो मुल्तानी मिट्टी, या राइट, मुल्तानी मिट्टी, है ना, कितनी चिकनी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका गठन होता है, ठीक है। अब आते हैं, अब जो है भारतीय मृदा का वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखोगे, चलो लिख लो, भारतीय मृदा, है ना, हाँ, जो बोली हूँ इसको इंपॉर्टेंट लिखा देती हूँ, ठीक है। यूनिट 4 डालो, यूनिट 4 भारतीय मृदा, ठीक, भारतीय मृदा। भारतीय मृदा, सबसे पहले जो है वैज्ञानिकों का इंट्रो थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। अब भारतीय मृदा का पहले क्या लिखोगे आप लोग,
भारतीय मृदा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण। भारतीय मृदा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है, प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण में मैंने क्या बताया, पहला जो नाम था उसका नाम क्या था, वॉयलेकर बाजू में ब्रैकेट डाल के लिख लेना 1893 1893 में। और दूसरा वैज्ञानिक का क्या नाम बताई थी, लीदर, ला में बड़ी की मात्रा, लीदर 1898 में। ठीक है, तो ये प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण हुआ। ठीक है, अब दूसरा लिखो, अखिल भारतीय मृदा अनुसंधान। अच्छा, ये पहले वालों में ना 4 समूहों में बांटा था, ये लिख लेना साइड में, 4 समूहों में वर्गीकरण है ना। पहले कितने भागों में बांटा गया था, 4 समूहों में वर्गीकरण हुआ था। ठीक, दूसरी बार जब भारत का खुद का अनुसंधान आया, अखिल भारतीय मृदा अनुसंधान, पूरा नाम लिखना ना, अखिल भारतीय मृदा अनुसंधान एवं, ये मैं इसलिए लिखा रही हूं ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव तो बन ही सकते हैं, इसके अलावा अगर आप लोग मेंस तक पहुंचते हो तो कहीं ना कहीं एक आप लोगों को लिखने के लिए टॉपिक मिल जाएगा। तो अभी जो हम लिखाते हैं ना, उसको मेंस तक आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो अखिल भारतीय मृदा अनुसंधान एवं भू उपयोग सर्वेक्षण संगठन, भू उपयोग सर्वेक्षण संगठन है ना, इसने भी प्रयास किया। कब, 1956 में। ठीक है, हो गया क्या, 1956 में। फिर नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रीय, किसी का कोई छूट तो नहीं रहा है ना, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक संगठन, था में छोटी की मात्रा, थीमेटिक संगठन है ना, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक संगठन। नेक्स्ट ईयर 1957 ने कितने समूहों में बांटा, इसने 4 समूह में बांटा था, तो इसने 6 समूहों में बांटा। ठीक है, 6 समूहों में बांटा। ठीक, अब नेक्स्ट लिखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका सन है 1963, 1963। कितने समूहों में बांटा, इसने बांटा 7 समूहों में। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा को कितने भागों में बांटा, 7 समूहों में। अभी लेटेस्ट जो है, फिर यही भारतीय कृषि अनुसंधान लिखना है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वर्तमान में
कितने समूहों में? 10 समूहों में वर्गीकरण किया। किसका? मृदा का। ठीक है, वही हम अभी पढ़ेंगे। ठीक, इतना समझ में आया क्या? ठीक है, तो चलो इसके टाइप्स पढ़ते हैं। अब ये लिखाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए कि किन तत्वों से बनी है। 4 तत्व से है, वो 4 तत्वों का नाम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको अब हटाऊंगी, है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं उन 10 समूहों के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, भारतीय मृदा का वर्गीकरण। भारतीय मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, भारतीय मृदा का वर्गीकरण में पहला लिखो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। अच्छा, जलोढ़ मृदा से आप लोग क्या समझते हो? जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो अवसाद इकट्ठा करती है और एक मैदान के रूप में विस्तार कर देती है, उन मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्लियर है ना? जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई वो मृदाएं जो एक मैदान के रूप में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है, और उन्हीं की मिट्टियों को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा 2 टाइप के होते हैं, इसका और डिटेल में लिखाऊंगी, जनरली एक इंट्रो बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। ठीक है, नाम सुने भी होंगे, मैं इसको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो बांगर और खादर मृदा क्या होती है? बांगर मृदा वो होती है, सॉरी पहले खादर समझ लो। खादर मतलब नए मिट्टी, है ना, जो नई मृदा आकर वहां पर इकट्ठित होती है हर वर्ष, है ना। हर वर्ष वो नया बनते रहती है। ठीक है, उन मृदा को क्या कहते हैं? खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? बांगर मृदा। इतना क्लियर है? ठीक है, अच्छा ये जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ मृदा ऐसा होता है, ठीक है, जो होता है वो मैंने आपको बताया, मेनली ये जो है हिमालय की निचली जमीन या सागर द्वारा पश्चगमन के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। अब मेनली अब देखो, जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, तो इसका विस्तार भी कहाँ कहाँ पे होगा? जहां जहां पर जो है वो नदियां आती है। मैम आ जाओ, बोल रही हूँ फिर लिखाऊंगे, है ना। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा क्या होती है? मतलब क्या होती है ये पता चल गया ना कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है। तो अब ये पाई कहाँ कहाँ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां पर नदियां या बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका डेल्टाई क्षेत्र है, तो वहां वहां पर ये जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ इतना, है ना। तो इसका विस्तार क्या क्या आएगा कि नदी घाटियां, डेल्टाई क्षेत्र या बाढ़ के मैदानों में, है ना। सबसे जो इसका जो मिलता है वो उत्तरी भारत के, कहां पर मिलता है? उत्तरी भारत के विशाल मैदान में पाई जाती है। मैंने जब आप लोगों को उत्तरी भारत पढ़ाया था तब मैंने आपको ये चीज बताई थी, है ना। सॉरी, जब मैदान पढ़ा रही थी तो मैं आपको बताई थी, ठीक। जब भारत के विशाल मैदान पढ़ाई थी तो मैं बताई थी आपको कैसे उसका वर्गीकरण हुआ। एक बार आप लोग जाकर चेक कर सकते हो कि मैदान, है ना। तो सब चीज एक दूसरे से क्या है? लिंक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पर होगा? नदी घाटियों में, डेल्टाई क्षेत्रों में या उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में। क्यों?
क्योंकि वहां पर हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर ये जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जहां पर बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ के जिन मैदानों में बाढ़ आती है, जिन नदियों में बाढ़ आती है, वहां पर आपको ये मृदा देखने को मिलेगी। जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी डेल्टा में जलोढ़ मृदा जो है वो आपको देखने को मिलती है, इसलिए इसको ना डेल्टाई मृदा भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? डेल्टाई मृदा। ठीक है, इसके अलावा इसका विस्तार जो है वो असम की घाटी, गुजरात या पूर्वी या पश्चिमी तटीय मैदानों में भी पाया जाता है। मैंने आप लोगों को तटीय मैदान भी पढ़ाया है ना, तो वहां पर कैसी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नदी के द्वारा ये मिट्टी बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें वो सारे गुण होंगे जो एक कृषि के लिए उपयोगी होगा। सब लिंक हो रहा है एक दूसरे से। ठीक है, नदी है, नदी के द्वारा जो मिट्टी है या डेल्टा चीज है, जैसे सुंदरवन डेल्टा हो गया है ना, तो इस तरीके से जो डेल्टा बन रहा है वो आपको कृषि उपयोगी भी रहेगा। ठीक है, तो कृषि उपयोगी के द्वारा इसमें क्या होता है? चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब इसमें खनिज कौन कौन से मिलते हैं? पोटाश, चूना, नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस और वनस्पति अंश या ह्यूमस आदि की जो है इसमें, मतलब जलोढ़ मृदा में जो पोटास और चूना जो है वो भारी मात्रा में मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस उसमें कम होता है। तो चलो इसको थोड़ा सा समझ में आया ना जलोढ़ मृदा के बारे में, तो अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक, बांगर और खादर तो मैं समझाई दी हूं, तो मैं डायरेक्ट बांगर और खादर को मैं लिखा दूंगी। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लिए क्या? जलोढ़ मृदा। ठीक, जलोढ़ मृदा का डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेना। ठीक है, हाँ चलो मेन पॉइंट ही लिखाती हूं। जलोढ़ मृदा का डेफिनेशन में क्या होगा? इसका एक ना पॉइंट बना बना के लिखो, एकदम पोथा पुराण जैसे मत लिखो। साइड हेडिंग डालो, निर्माण लिखो कि कैसे बनता है। ठीक है, निर्माण लिखो। निर्माण क्या होगा? नदियों के द्वारा लिखो, नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए, नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए अपरदित पदार्थों के जमाव द्वारा। ठीक है, तो निर्माण कैसे हुआ ये समझ में आया है ना? नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अपरदित पदार्थों के जमाव द्वारा होता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद पॉइंट डालो विस्तार, मतलब अब ये जो है जलोढ़ मृदा हमको कहां कहां देखने को मिलेगी या इसका विस्तार किन किन जगहों पर है। ऑब्वियस सी बात है, जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा मतलब डेल्टा के प्रदेशों में, नदियों के आसपास वाले इलाकों में, है ना। तो कैसे लिखोगे? विस्तार में लिखो नदी घाटी, है ना, नदी घाटी या नदी घाटियां लिख लेना, नदी घाटियां। और कहां पर रहेगा? डेल्टाई क्षेत्रों में, है ना। कॉमा लिखो पश्चिमी एवं पूर्वी तटों में, है ना। और क्या लिखोगे इसमें? और लिखो असम घाटी, गुजरात, असम
असम घाटी, कॉमा गुजरात, गुजरात, ठीक है, असम घाटी, गुजरात। और विस्तार कहां पर बताई थी मैं, है ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, या गोदावरी लिख लो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, डेल्टाई भागों में, इसी के डेल्टाई भागों में, ठीक है। तो ये इतने इतने जगहों पर हमको जलोढ़ मृदा जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे कॉमा डाल के और लिख लेना ना, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान, और पूरे भारत का, पूरे भारत की मृदा का, पूरे भारत की मृदा का कितना प्रतिशत, पूरी भारत के मृदा का 43.4% है ना, 43 मतलब 43.4% है, ठीक है। कौन, जलोढ़ मृदा, ठीक, इतना समझ में आया। निर्माण हो गया, विस्तार हो गया। अब जो है इसकी विशेषताएं लिख लो, विशेषताएं, विशेषताएं में क्या आएगा, इसे कांप की मिट्टी या कछारी मिट्टियां भी कहते हैं। कांप, कांप, पहला पॉइंट डाल के लिखो, कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है, कांप या कछारी मृदा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, ये भूरे पीले रंग की होती है, हल्के भूरे ना, ये हल्के भूरे, हल्के भूरे एवं पीले रंग की होती है, पीले रंग की होती है ना। उसके अलावा पहला क्या था, कांप या कछारी मृदा भी कहते हैं, दिखने में कैसी रहती है, हल्के भूरे या पीली रंग की देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, ये क्या होता है कि एकदम मुलायम मिट्टी होती है, तो इसमें नए नल कुएं है ना, आसानी से इसमें हम खोद सकते हैं, आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इसमें गहन कृषि की जाती है, लिखो तीसरा पॉइंट लिखो, इसमें गहन कृषि की जाती है। कौन कौन सी कृषि रहेगी, ब्रैकेट में डालो, धान, गन्ना, गेहूं, कॉमा, धान, गन्ना, गेहूं, कॉमा, दलहन, कॉमा, तिलहन, है ना, गन्ना, गेहूं, दलहन, तिलहन, कपास, 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 तंबाकू, 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 है ना, ये है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें खनिज कौन कौन सा है, पोटाश एवं चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर, कपास एवं चूना पत्थर, तथा नाइट्रोजन, 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 फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस, ह्यूमस की कमी रहती है, की कमी रहती है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी रहती है, ठीक है। अब आते हैं इसके टाइप्स में, कौन कौन सी बताई थी मैंने, बांगर और खादर, तो लिख लो, तीन उप विभाग हैं इसके, एक और है,
3 उपविभाग। ठीक है, हेडिंग डालो जलोढ़ मृदा के 3 उपविभाग। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, ए नंबर करके लिखो, खादर मृदा। ठीक है, खादर मृदा का मैंने क्या बताया था कि ये नवीन कछारी मिट्टी से बनते हैं। ठीक है, और हर साल जो है वो बाढ़ आती है जिसे खादर कहते हैं। नदियों की बाढ़ के कारण यहाँ हर वर्ष जलोढ़ की नई मृदा उपस्थित होती है। ठीक है, तो नए बाढ़ का मैदान या नए बाढ़ की मृदा लिख लो। इसको क्या मतलब इसको मिट्टी को कैसे बनती है ये, नए बाढ़ की मृदा। जैसे कोसी नदी में इस साल बाढ़ आया, फिर मिट्टी इकट्ठी हुई, फिर दूसरे साल फिर बाढ़ आया, तो फिर मिट्टी इकट्ठी हुई, तो उसको उस मृदा को क्या कहते हैं, खादर मृदा। ठीक है, तो नए बाढ़ की मृदा जो प्रत्येक वर्ष बनती है। ठीक, ब्रैकेट में लिख लेना, प्रत्येक वर्ष बनती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष बनती है, तो वो क्या होता है, खादर मृदा। ठीक है, और हर वर्ष जलोढ़ की नई परत बिछ जाने के कारण ये जो मिट्टी है वो क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, जिसे बेत भूमि भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी लिखाया था, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, जो नई परत जम जाती है इसे क्या कहते हैं, बेत, है ना। नए मिट्टी के जमाव जो अधिक उपजाऊ हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बेत, बामे की मात्रा बेत को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना ना, बेत कहते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट बांगर बी नंबर डाल के लिखो, बांगर मृदा। अब ये नई मृदा मतलब नए वर्ष बन रही है, तो ये कौन सी होगी, जस्ट उसके अपोजिट, है ना। ऐसे पुराने जलोढ़ के निक्षेप या पुराने बाढ़ की मृदा, ठीक है, पुराने बाढ़ की मृदा को क्या कहते हैं, बांगर मृदा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल नहीं पहुंच पाता और मृतिका का अंश अधिक पाया जाता है, जिसमें कैल्शियम संघृतों का या कंकड़ों की भरमार होती है ना। तो बांगर मृदा में क्या रहती है, कंकड़ों की भरमार रहती है, जिसे क्या कहते हैं, धाया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, धाया। रेह कल्लड़ एवं धूर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, है ना। कहाँ गया मेरा पेन, हाँ। तो मैं क्या बोल रही हूं, इसमें लिखो, इसमें कैल्शियम संग्रथनों, साम्याम की मात्रा संग्रथनों, कैल्शियम संग्रथनों के कंकड़ पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे धाया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, धा में आ की मात्रा, धाया कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बांगर मृदा। तो बेत किसके कहते हैं, ऐसी मिट्टी के जमाव जो अधिक उपजाऊ है, खादर मृदा में उसको बेत भूमि कहते हैं, और बांगर मृदा में धाया किसको कहते हैं, जिसमें कैल्शियम संग्रथनों के कंकड़ पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, धाया कहते हैं। सी नंबर डाल के लिखो, ठीक है, सी नंबर डाल के लिखो, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी या मृदा, नवीनतम जलोढ़ मृदा। ठीक है, अब ये नवीनतम जलोढ़ मृदा क्या कहलाता है,
ये नदियों के डेल्टाओं में पाई जाने वाली दलदली, नमकीन और अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है। इसके कण अत्यंत महीन होते हैं, जिसमें पोटाश, चूना, कैल्शियम, फास्फोरस और ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें? ये नदियां, ये जो मृदा है वो नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं, तो डैश करके लिखो ये मृदाएं या ये मृदा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है, क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। ये अत्यंत उपजाऊ होते हैं, अत्यंत उपजाऊ होते हैं। ठीक, अत्यंत उपजाऊ होते हैं, जिसमें कौन कौन सी खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, पोटेशियम, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, पोटेशियम, चूना पत्थर, मैग्नीशियम, 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 फास्फोरस, फास्फोरस एवं ह्यूमस, ह्यूमस पाया जाता है। ये हो गया आपका जलोढ़ मृदा एकदम डिटेल में। ठीक, हाँ चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो कि आप लोगों को जलोढ़ मृदा एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? एक बार बता तो दो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, कि कुछ डाउट है? मैं देख रही हूँ कमेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया, इसको मैं रब कर दे रही हूं। ठीक, अब नेक्स्ट मृदा। कितना टाइम हो रहा है? एक ही मृदा में इतना टाइम हो गया। ठीक है, चलो 10 मिनट में जल्दी से एक और मृदा लिख लेते हैं। 10 मृदा में सिर्फ एक ठुक हुआ है हम लोगों का। जब भी सोचती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक नया चैप्टर, मतलब नया कुछ सब्जेक्ट लूंगी, तो लास्ट में हम लोग के पास ऐसे एक टॉपिक आ जाता है जो कि 2 वीक ले लेता है। चलो बढ़िया है, अच्छे बच्चे हैं, जल्दी सीख जाते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाना ना, एक ही चीज को बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि आप लोगों के पास वो चीज रहे। और इस बार पूरा डिटेल में जा रहे हैं हम लोग ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, आप लोगों को मेंस तक की तैयारी मिल रही है। तो जितना हमारे तरफ से हो रहा है वो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। जो मिट्टी रहेगी वो लिखो। हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट मिट्टी लिखते हैं या पढ़ते हैं। लाल या और पीली मृदा या रेड या येलो सॉइल, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है ना? मतलब सबसे ज्यादा दूसरी पाई जाने वाली मृदाओं में से एक है। ठीक है, अब ये लाल पीली मृदा बनती कैसे है? लाल पीली मृदा पुराने, मतलब जो चट्टाने रहते हैं, है ना, चट्टानों के अपक्षय, है ना, अपक्षय मीन्स जैसे कि उनका क्या बोलना चाहिए, कि उनका विघटन हो जाता है ना? तो उनसे जो मृदाएं बनती है उसको क्या कहते हैं? लाल या और पीली मृदा
कहते हैं। ठीक है, अब ये चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, तो क्या होगा, ये स्थायी मृदा कहलाएगी, मतलब पर्टिकुलर उसी जगह में पाए जाने वाली मृदा कहलाएगी। और इसमें क्या होता है, लोहे के यौगिक मिलते हैं, है ना। अब लोहे मीन्स आयरन, आयरन मीन्स रेड कलर, ये चीज क्लियर हुई। चट्टान, लोहा, आयरन, तो वो लाल दिख रही है, इतना समझ में आया, है ना। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, अब ये देखते हैं। अब भाई ये लाल मृदा है, चट्टानों से बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी ऐसी जगह पर मिलेगी जहां पर वो चट्टाने मतलब है ना, भारत के जिन जिन जगहों पे। तो ये जो मृदा है वो जो है कहाँ कहाँ पर मिलती है, भारतीय पठार के बाहरी क्षेत्रों में। पठार मीन्स, पठार मतलब समझ ही गए ना, है ना। तो उन्हीं जगहों पर ये जो है वो लाल या पीली मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे अपना दक्कन का पठार, वो कहाँ पर आ रहा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। दक्षिण पूर्वी समझ गया ना, मतलब महाराष्ट्र का मतलब छत्तीसगढ़ वाला, मतलब जिस तरफ छत्तीसगढ़ तरफ मुंह करके वाला एरिया पूर्वी, और नीचे वाला दक्षिण। तो महाराष्ट्र का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, तो इतने हिस्सों में हमको लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलती है। मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ, लाल और पीली मिट्टी कहाँ मिलेगी, नीचे ही वाले एरिया पे, जो हम लोग अपना खुद छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण पूर्वीय महाराष्ट्र। ठीक है, तो इन जगहों पर आपको है लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलती है, और कहीं कहीं पे ये चॉकलेटी कलर की भी रहती है। आप लोग देखे भी होंगे, है ना, सब मिट्टी कई बार एकदम हार्ड वाला देखे होंगे आप लोग, मतलब डार्क कलर का वो दिखता है, मैंने देखा है ना। तो उस तरीके से ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें, अब जैसे कि हम लोग उसमें पढ़े थे कि उसमें पोटास और चूना मिल रहा था, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या खनिज देखने को मिलेगी, इसमें मिलेगा आपको लोहा, चूने का पत्थर, एल्यूमिनियम। ऑब्वियस सी बात है एल्यूमिनियम की पदार्थ मतलब प्रधानता रहती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी रहती है। ठीक, तो अधिकता किसकी रहेगी, आपको लोहे की, है ना, और कौन सी अधिकता रहेगी, एल्यूमिनियम की और चूने की। ठीक, अब ये क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है कि क्या बोलना चाहिए, चट्टानों से बनी हुई मृदा है, तो क्या ये इतनी उपजाऊ होगी क्या, नहीं। तो ये क्या होती है, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन सी जो है ये शुष्क कृषि के लिए उपयोगी है, तो इसमें खेती किस किस की होगी, इसमें होगी चावल, गेहूं, गन्ना, कपास और दालें, है ना, जिनको ज्यादा जल की जरूरत नहीं है, मतलब वो अपने अनुकूल जलवायु में फैलेगी। ठीक, लेकिन ये जलोढ़ मृदा जितनी उपजाऊ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं इसको। ठीक है, मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो लाल मिट्टी की सेम हेडिंग डालो, लाल मृदा दूसरा नंबर डाल के, लाल मृदा, ठीक है, लाल मृदा डैश करके लिखो, लाल मृदा डैश करके लिखो, इसमें निर्माण, मेरा पेन, निर्माण कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था ना, कैसे हुआ है निर्माण, प्राचीन रवेदार या रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने से। प्राचीन लिखो, प्राचीन रवेदार, प्राचीन रावेदार एवं
रूपांतरित चट्टानों, रूपांतरित चट्टानों, रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने द्वारा, टूटने फूटने द्वारा। ठीक है, प्राचीन रावेदार एवं रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो विस्तार। कौन कौन सा राज्य बताई थी मैंने? हाँ, विस्तार मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? विस्तार लिखो, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छोटे नागपुर का पठार, छोटे नागपुर का पठार, छोटे नागपुर का पठार, कॉमा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के कुछ हिस्से, प्रायद्वीपीय पठार के कुछ क्षेत्र लिख लेना। ठीक है, कौन सा एरिया छूटा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, छोटे नागपुर का पठार, प्रायद्वीपीय पठार के कुछ क्षेत्र, कॉमा दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, है ना। इन क्षेत्रों में आपको लाल मृदाएं देखने को मिलेगी। इसके अलावा लिख लो भारतीय मृदा का, भारतीय मृदा का, भारतीय मृदा का कुल मृदा में से, भारतीय मृदा के कुल मृदा में से कितना प्रतिशत है ये? 18.6%, 18.6% देखने को मिलेगा, उपस्थित है, प्रतिशत है। ठीक हो गया क्या? नेक्स्ट लिखो विशेषताएं, विशेषताएं, है ना। विशेषताएं में क्या क्या आएगा अब इसमें? इसमें विशेषताएं कौन कौन सी देखने को मिलेगी कि इसमें लोहे के यौगिक पाए जाते हैं, है ना। लोहे के यौगिक पाए जाते हैं तो इनका लाल रंग होता है। ठीक, तो कैसे दिखते हैं ये देख लो, पीला, पीला कॉमा भूरा, पीला कॉमा भूरा व चॉकलेटी रंग, चॉकलेटी रंग। ठीक, पीला भूरा व चॉकलेटी रंग। इसके अलावा इसमें, है ना, इसमें कौन कौन से खनिज है ना, लवण, तो कौन कौन से हैं इसमें? लोहा, लोहा, चूना, लोहा, चूना एवं एल्यूमिनियम की प्रधानता है। लोहा, चूना एवं एल्यूमिनियम की, मीनियम, मीलियम की प्रधानता है, प्रधानता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन कॉमा फास्फोरस की एवं जैव पदार्थों की कमी है, जैव पदार्थों की कमी है। ठीक है, फसलें क्या आएगी? फसलें बताई थी मैंने, फसलें कौन कौन सी इसमें उगाई जाती है? फसलें करके लिख लो, फसलें क्या क्या बताई मैंने? चावल, 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 गेहूं, गन्ना, कपास,
चावल, गेहूं, गन्ना, कपास। चावल, गेहूं, गन्ना, कपास व दालें उगाई जाती है। दालें उगाई जाती है। ठीक है, तो ये था आपका लाल मृदा। लगभग बहुत सारा चीज कवर हो गया है। ठीक है, तो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, खत्म करो। मेरा टाइम भी हो गया है, बाकी के जो है वो कल देखते हैं। ठीक है, होप कि आप लोग सबको समझ में आया होगा आज के लिए। ठीक, चलो, कुछ छूटा हो तो देख लेना वापस से, और नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, चलो अभी के लिए गुड नाइट।